Namaskar, good morning, and good afternoon because the things are changing now. Time, friends, we are so delighted today that we have a very wonderful guest with us today, Dr. Vikram Singh ji. Is a well-known figure from the Indian Police Service of UP cadre and an intellectual and also a kind of a very prolific writer and you say that as a spokesperson for the change in policing system in the country. Thank you. Whenever situation appears in the country where a lot of controversy emerges regarding the safety, security, safety of women, crime against women, or cyber security, then other type of crimes, big dokaiti and all everything, you will see often Dr. Vikram Singh ji is speaking in different media and the channel. We are so grateful to you, sir, that you have come here and accepted our invitation for this small Guftgu, the podcast which we are saying from ISSM. Dr. Vikram Singh ji, I said that he's not only a spokesperson for the police, he's also an academics. An academia as a very well-known university in Noida is a Noida International University, where he is currently working as a chancellor. Also, if you see his profile, good academic record, and from the Allahabad University way back, and also PhD in ecology. So, if you see the background of Dr. Vikram Singh ji, it's a holistic background. What we say, this policing is not in isolation of the society. How society moves, and what are the challenges which are emerging over the years, and what will emerge in future. Today we are in 2025, almost at the end of the 2025, and day after we will have a new kind of a beginning, as we say that every new year we come, then हम लोग कहते हैं कि आज नया वर्ष की शुरुआत है और हम एक नई परिकल्पना होगी, नए चैलेंजेस होंगे और हमारे नए रेजोल्यूशंस होंगे. तो आज के इस मौके पे ISSM हृदय से स्वागत करती. मैं संतोष कुमार ISSM में मैं कार्य कर रहा हूँ एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आप इंडियन पुलिस सर्विस में आपने ज्वाइन किया वे बैक, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1974. 1974 के बाद अभी तक की यात्रा आपकी पुलिस में रही है, एक ऐसे स्टेट में, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म बनी, मध्य उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम लोग सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पे सोफिस्टिकेशन, अवध और इन सब की बात करते हैं, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट स्टाइल, जहाँ मेरठ एक तरह से 1857 में मेरठ एक दूसरे तरीके से याद किया जाता था, और अभी वर्तमान में जो पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो कई चीज़ों से अफेक्टेड रहा है, चाहे कई तरह के आंदोलन हो, चाहे क्रिमिनल एक्टिविटी रहा हो, या हमारे देश निर्माण में उनकी भूमिका रही हो. इस पूरे संदर्भ में एक उत्तर प्रदेश, जिसको कह सकते हैं बहुत ही चैलेंजिंग पोस्टिंग वाला स्टेट रहा, जहाँ पे आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे 2007 से 2009 तक. ये पूरी यात्रा में एज ए पुलिस ऑफिसर पहला आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है जब आप एज ए सर्व किया एक बड़े से स्टेट को, और जहाँ पे आप विद्यार्थी भी रहे, आपका बचपन भी बीता, और साथ ही साथ वहाँ के एक महकमे में एक शीर्षस्थ पोजीशन पे आपने पद हासिल किए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. तो एक ओवरऑल सिनेरियो क्या लगता है पुलिसिंग का आपका? प्रोफेसर संतोष कुमार जी, बड़ी कृपा, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अवसर दिया अपने विराट मंच IISM के प्लेटफॉर्म पर कि दो शब्द और वार्तालाप आपसे हो सके और मैं कुछ अपने अनुभव साझा कर सकूं. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, और अगर ये एक देश होता तो ये 6वां सबसे बड़ा देश होता विश्व में. और मैं गौरवान्वित ही नहीं, ये मेरा अहोभाग्य है कि इस महान प्रदेश की कुछ सेवा करने का अवसर दिया. और किसी ने कहा था कि अगर वाकई ये जो नौकरी है पुलिस की उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर कर्मयोगी होने की तनख्वाह मिलती है अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को. और आपने जो शुरुआत की पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कण धन्य है. कदाचित यही कारण है कि समस्त
परमात्मा के अवतार उत्तर प्रदेश में वृंदावन से लेकर अयोध्या तक गौतम बुद्ध जी का सारे अवतार अगर उत्तर प्रदेश में है तो कुछ तो यहाँ की माटी में कुछ बिल्कुल। तो एक विलक्षणता जरूर होगी। और अब हम यहाँ के क्राइम की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आच्छादित था, बिहार से जुड़े होने के लाभ भी थे और हानि भी थी। हानि की बात पहले कर ली तो चरमपंथी गतिविधियां जो थी मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में, और उसके बाद अगर आप आए तो चरमपंथी गतिविधियां गाजीपुर के बाहुबली से तत्कालीन इलाहाबाद के और बिहार के सीवान के। नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन आप समझ गए होंगे पूरा एक नेक्सस, और यूपी नेपाल बॉर्डर के सैकड़ों किलोमीटर की सीमा पर इनका वर्चस्व और फेक इंडियन करेंसी का आवागमन। इसके बाद आप आइए मध्य उत्तर प्रदेश में, तो जो बुंदेलखंड का सेक्टर है और कानपुर देहात, और इसका जो क्राइम था वो दूसरे किस्म का था। फूलन देवी ऑपरेशंस और इस तरीके के मुस्तकीम गैंग्स का। मैं हमीरपुर में भी एसपी था, मैं पहली मेरी पोस्टिंग 1980 में हमीरपुर में हुई थी और पहली बार गोली भी वहीं लगी थी, यही दिन थे। और जब एनकाउंटर हुआ तो कर्मी हमारे शहीद हुए और हमें कामयाबी बाद में मिली, लेकिन 4 घंटे कटकटाती जाड़े में वो मुठभेड़ हुई थी। अब हम आ जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको वीरभूमि कहते हैं, जैसी जिसकी भावना रही। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाज द वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया। तो दोनों ही अलंकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी और उत्तर प्रदेश को भी दिया गया। यद्यपि मैं कहूं कि ऐसी बुरी हालत यूपी की कभी नहीं थी जितनी की बनाई गई। आप अगर देखें महाराष्ट्र और मुंबई में दाऊद इब्राहिम को भूल गए, हाजी मस्तान को भूल गए, एजाज लकड़ा वालों को भूल गए, और ये तमाम जो गिरोह वहां चलते थे और जो बाहुबलियों का साम्राज्य था, शायद हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते उनके टर्नओवर को। उन्होंने बुद्धिबल, बाहुबल और राजनीति का इस्तेमाल बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो वो जो कॉकटेल तब बना था यूपी में बहुत बाद में आया जरूर, लेकिन जैसे आया वैसे खत्म भी हो गया। अब ये जो ग्रोथ थी यूपी पुलिस में, आपने अगर देखा होगा, मैंने 74 में नौकरी ज्वाइन की, तब ये कहा जाता था कि अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो आधा कसाई हो आधा इंसान हो। अगर आप पूरे इंसान हो गए तो आपसे पुलिसिंग आपके बस का रोग है नहीं। प्रशिक्षण में मुझे बताया जाता है, हालांकि मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आज आपको बताया जाएगा कि कैसे कबुलवाया जाता है, कैसे सच्चाई निकाली जाती है। और जो सबसे खुर्राट इंस्पेक्टर जिले का होता था उसके साथ आपका अटैचमेंट होता था, और वो बताया जाता है कि रात के साथ 12 बजे के बाद आपका अटैचमेंट होगा। तो 12 बजे के बाद, क्योंकि जिससे कि जो चीखें हैं इसकी मुलजिम की, वो थाने के बाहर तक अगर जाती भी है तो किसी को सुनाई न पड़े, लेट शो वाले घर जा चुके होते हैं। आज आप परिदृश्य देख लें, आज आप देखिए कहाँ वो कसाई का एक रूप था, आज अगर आप 100% ह्यूमन हो जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, साइंटिफिक एड्स को करें, जो कि एसटीएफ करती है। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि यूपी पुलिस जो सारे हथकंडे अपनाती है उसका सक्सेस रेट कितना है? नॉट इवन 30%। एसटीएफ किसी को स्पर्श भी नहीं करती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, उसका सक्सेस रेट 95% है। मानवाधिकार के हनन की एक भी शिकायत नहीं आई। और वैसे दुर्भाग्य ये है कि मानवाधिकार हनन की सर्वाधिक शिकायतें हमारे ही प्रदेश की है। और बल्कि मैं एक लतीफा था, जस्टिस वेंकट चलैया जब अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो मैं डीआईजी मेरठ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने एक बार बुलाया और एक बार बुला करके उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मीटिंग करनी, एजेंडा नहीं भेजा था। तो जब मैं गया तो जैसे आप सीट पे बैठे, आप खड़े हो जाएं, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि जस्टिस वेंकट चलैया एक छोटे से अकिंचन डीआईजी के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा तशरीफ रखिए, तो वो भी कुछ अटपटा सा था। उनका क्या लेंगे, चाय, हाथ जोड़ के चाय या कॉफी, पूरे विनम्रता की। जी जी। हमने कहा सर जो आप लेंगे वो हम भी लेंगे। अब मेरे मन में कुछ लगता, दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने खुद ही पूछा, हिज लॉर्डशिप ने, आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर आपकी इतनी खातिर तवाज़ो हम क्यों कर रहे हैं? उनका नहीं सर, मैंने जरूर कोई ठीक ठाक काम किया होगा, सर को मालूम पड़ा होगा न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह से। जी नहीं, दरअसल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से आधे से ज्यादा काम आपका मेरठ रेंज हमें देता है।
अगर आप ना हो तो हमारे यहाँ तो काम ही नहीं जनरेट होगा। तो दैट वाज सच अ कॉम्प्लीमेंट, मुझे बड़ा धक्का भी लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आप और आपके ऑफिसर्स को मैं काउंसलिंग करना चाहूंगा, आप अपने सारे एसपीज को लेके आइए। बड़ा रेंज था, गाजियाबाद, बुलंदशहर और वहां तक जाता था, हरिद्वार तक। तो सबको सहारनपुर वगैरह सबको लेकर के तो कसाई वाली आइडियोलॉजी चल रही थी चल रही थी, तभी तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे। उन्होंने काउंसलिंग की, लेकिन हमने एक ही शब्द कहा कि सर हम लोग कसाई नहीं हैं, हम लोग कानून के प्रति जिम्मेदार हैं, संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं, और उससे भी ज्यादा अपनी अंतरात्मा और अपने पूज्य माता पिता की जो स्मृति है उसके प्रति उत्तरदायी है। ये सब धंधे हम लोग करते नहीं है, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा कह तो मैंने दिया। ये मेरी अंतरात्मा जानती थी कि ये भी अर्ध सत्य है। आप अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन थाने में क्या होता है इसकी कोई जिम्मेदारी न तब कोई ले सकता था, न आज कोई ले सकता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर की लाइफ एक बड़ा डिफरेंट, आपने कहा कि एक तरह की पर्सनालिटी होती है कि आपको कसाई के रूप में और एक ह्यूमन के रूप में कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रखना है शुरू के दौर में। और आपने एक एग्जांपल भी दिया कि जहां बिना टच किए हुए भी 95% सक्सेस रेट है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक व्यक्ति जो पुलिस कॉप है और दोज वर ऑक्युपाइंग ऑफिस, उनका दूसरा चेहरा जब घर जाते हैं और घर में उनके बेटर हाफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर वही पर्सनालिटी वही चीज़ें घर में भी रहता है हाउस होल्ड में? और दूसरा जो रिएक्शन होता है घर में, जो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी के सफल कैरियर, आपको इतने सारे पुलिस मेडल मिले, प्रेसिडेंट मेडल मिले, तो उनकी क्या भूमिका रही? क्योंकि उनको लाना मैं चाहूँगा कि जो बेटर हाफ हैं, जो इस तरह के रोल्स में पुलिसिंग में इतने टफ स्टेट में काम कर रहा है, और जब वो घर जाता है तो उनकी भूमिका उसको एब्जॉर्ब करना, उसके स्ट्रेस को देखना, और उसके बाद फिर आपको सपोर्ट करना। ये थोड़ा डाइकोटोमी मुझे एक समझना है कि कॉमन पुलिस वाले, जनरल परसेप्शन एक लाइफ में होता है कि पुलिस वाला है तो ऐसा ही होगा, एक बनाया हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल है प्रोफेसर साहब, और मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा और यंग ऑफिसर्स को बताना चाहूंगा, आपकी समस्याएं, आपकी चुनौतियां आपकी हैं। कृपा करके जब घर में प्रवेश करें तो सारी चुनौतियों को बाहर ही छोड़ के जाया करें। वो चुनौतियां आपकी पत्नी, आपके बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तब तो मैं मान लूंगा कि आपके अंदर फौलाद जिंदा है। अगर आप आकर के कहें, जो कि कहते हैं आई हैव हैड अ वेरी बैड डे, आज बड़ा तनावपूर्ण स्थिति थी, आज इनका फोन आया मंत्री जी का, वो नाजायज कर रहे थे, 4 गाली और सुना दी, या मान के चलिए आपका तो मूड खराब ही है, आपने अपने पत्नी और परिवार का भी मूड ऑफ कर दिया। आज तक मैं किससे मिला, किससे नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे बच्चे नहीं जानते हैं, मेरी पत्नी आज भी नहीं जानती है कि थाने और चौकी में क्या अंतर होता है, जो क्या होता है बाकी तो मैं भूल जाइए कि एमएलए एमपी मीटिंग में क्या होता है, बस उनको ये मालूम है कि गोली चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है। तो आपने जो पूछा कि आपकी कामयाबी, मेरी दरअसल कोई कामयाबी है नहीं। कामयाबी में और फेलियर में उतना ही अंतर है जितना नाखून में और गोश्त में है। तो अंतर किस बात का है? आपके माता पिता की प्रार्थना, आपकी पत्नी की पूजा की वो प्रार्थना। इब्राहिम लिंकन से किसी ने ये सवाल किया था, आप इतने ओजस्वी वक्ता हैं, आपके इतना अच्छा व्यक्तित्व है, आप इतने लोकप्रिय प्रेसिडेंट किस कारण से हैं? उनका आपने सब गलत कारण बताया। मेरी बूढ़ी माँ कोने में जो मेरे लिए सुबह शाम प्रार्थना करती, मेरी कामयाबी का कारण वो है। और प्रत्येक कामयाब पुलिस अधिकारी के पीछे वही कारण है कि जो उनकी पत्नी या उनके परिवार की प्रार्थना। वरना 3 बार अगर गोली लगने के बाद आप जिंदा बैठे हों और फूल नहीं लगा और गुलदस्ते नहीं लगे, तो इसका एक ही कारण है, वही कि पत्नी और परिवार का बैकअप। पत्नी डिमांड नहीं करती है, आज तक पत्नी को न मैं रुमाल दे पाया क्योंकि मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी, पत्नी ने कभी डिमांड भी नहीं किया, हमसे बहुत बड़े घर की है, लेकिन अगर पत्नी की डिमांड नहीं है तो आपकी सत्यनिष्ठा पे बने रहने के लिए वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लेकिन पत्नी अगर रोज कहे कि हमें तो सब ज्वेलरी नहीं दी आपने, हमें तो आपने महंगी साड़ियां नहीं दी, हमें तो आप विदेश नहीं ले गए, बाकी सब लोग जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि फिर आपके अंदर, आप ले जाएं या ले जाए बात अलग है, लेकिन आपके अंदर दिमाग में एक जरूर टीस रह जाएगी कि मैं लेने जा। हालांकि जो सत्पुरुष होता है, जो इंटेग्रिटी वाला होता है, वो पहले ही जानता है और उसकी पत्नी उससे ज्यादा जानती है कि सत्यनिष्ठा का मार्ग थोड़ा टेढ़ा होता है, कठिन होता है, और तथा कथित वो जो तपश्चर्य है, तपश्चर्य और प्रमाद में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। और जो तपश्चर्य में है वही मैं आज इंटेग्रिटी को कहता हूँ।
जी। तपश्चर्या सिर्फ यही नहीं कि पैसा न लेना, तपश्चर्या का अर्थ ये भी होता है कि मैं मद्यपान न करूं, मैं बहु बेटी न ताकूं, मैं कोई ऐसा काम न करूं, सरकार की जो नीतिगत जो निर्णय है कि आरक्षण को उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन करूं। मेरे लिए सब बराबर है, हर जात बिरादरी के, हर संप्रदाय के लोग बराबर हैं, उसमें मैं कोई भेदभाव न करूं। एक पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत, और एक कामयाब पुलिस ऑफिसर के लिए मैं कहता हूँ, और इस कामयाबी पे भी मैं आता हूँ, और जो आपने परिवार की भूमिका की बात कही, जिसमें कहा कि फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो डिमांड नहीं करती, और उस फैमिली से आपको एक सुकून मिलता है कि हमारे, जो कहते हैं कि बहुत डिजायर नहीं है कुछ चीज़ों की इस तरह की जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट आपको लगाना पड़े, आपको घर में उसके लाने की जरूरत है। अ, जब मैं एकेडमी में था पोस्टेड, और वहाँ पे जो यंग ऑफिसर्स आते थे ट्रेनिंग के लिए, तो मैं ये भी देखता था कि ज़्यादातर जो, आई मे बी रॉन्ग, मैं एक पॉपुलर परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, मेरा अपना परसेप्शन है, उसमें देखा कि ज़्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स क्वालिफाई करते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सो फोर्थ, तो आपने कहा कि हमसे बहुत बड़े घर की भी थी, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज में भी लोग आते हैं जो क्वालिफाई करके, वो 80 to 90% हो सकता है, ज़्यादातर बड़े घरों में शादियां होती हैं, और उस शादियों में परिवार की एक भूमिका, जो आपने कहा कि उसके बाद रहते हुए बड़े परिवार से आई हो या ना भी आई हो, लेकिन अगर ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अगर वो डिमांडिंग नहीं हो, और आपने ये कहा कि हम कभी चौकी और थाने में उनको अंतर नहीं मालूम है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें, जो पुलिस जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है वो आपका बिल्कुल अलग है, अलग है, और जो पारिवारिक वर्ल्ड है बिल्कुल बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हो, तो उसे उसका बल लेना चाहिए, जिसमें एक सक्सेसफुल ऑफिसर होने के लिए, या जो एक, जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको एक तरीके से निभाने के लिए, जो आपकी अपेक्षाएं हैं समाज की, सरकार की, तो वो आप कर सकते हैं। तो एक बड़ा लेसन है जो आपने यंगस्टर्स को एड्रेस भी किया, आपने बोला कि इस तरह से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रखने की जरूरत है। एक सवाल और कहूंगा, जो बहुत लोग कामयाबी को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। एक व्यक्ति कामयाब पुलिस ऑफिसर जो एक सिक्योरिटी, सेफ्टी और जनता के लिए कमिटेड है दिन भर, और कामयाब उसको किस तरीके से समझाया जाए कि ये कामयाब ऑफिसर, जैसे मैं आपको कहता हूँ ये कामयाब पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि डेडिकेशन एक है, ईमानदारी एक है, और आपने कहा कि 3 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा है, तो ये कमिटमेंट की परिभाषा, बहुत सारे मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग इस तरह के परफॉर्मेंस में नहीं रहते, लेकिन एक एक पुलिस ऑफिसर, आपने डीजीपी की भूमिका निभाई, और उसमें आपके नीचे सारे, इतने सारे पुलिस ऑफिसर रहे होंगे, काम करते रहे, तो उस कामयाबी की परिभाषा जिसमें आपको तलाश, आप तलाश करते होंगे, जो यंग ऑफिसर्स आपको रिपोर्ट करते होंगे। बहुत अच्छा सवाल, इसका एक लाइन में मैं उत्तर दूंगा, फिर 3 परिभाषाएं आपको मैं दूंगा। जी। अ क्लियर कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर। अंतर तृप्ति, जिस वक्त आप अंतर तृप्त हो जाए, असली कामयाबी वो है। क्योंकि पैसा तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत कमाया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी बहुत कमाया, लेकिन फिर आत्महत्या भी की। तो पैसा तो नहीं हो सकता है कामयाबी का कारण। दूसरी चीज हो सकती है कि हमने बहुत अनाचार, दुराचार, व्यभिचार किया, वो भी कामयाबी नहीं है। 2 मिसाल मैं देता हूं। कांस्टेबल आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त, उसकी कोठी 10 करोड़ की लखनऊ में है। मेरी कोठी पिताजी की दी हुई है, मेरी बनाई हुई नहीं है, एमआईजी आवास विकास की है, 3 बेडरूम की है। अब आप कहेंगे तुम तो कांस्टेबल से भी बदतर हो बर्खास्तशुदा, तुम तो 3 बेडरूम के मकान में रहते हो। हकीकत ये है कि मैं किसी का आधी प्याली चाय का गुनहगार नहीं हूं, न किसी मंत्री के, न किसी संतरी का। मैंने किसी से कोई एहसान लिया नहीं। जो लेजिटिमेट था कि हम अप्लाई करके कोई प्लॉट लेने बने, वो भी नहीं किया। जब पिताजी ने दे दिया था, पिताजी ने यही कहा था कि बेटा जिस दिन तुम रिश्वत की बात करोगे, समझना गाय का गोश्त खा रहे हो या मेरा गोश्त खा रहे हो। और ये अगर ठसक रही, ये तो बात हुई जो आपने देखा कि 90% बड़े घरों में जाके शादी करते हैं। शादी ब्याह अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दें। समधि, समधि का मतलब क्या होता है? सब माने बराबर, लगभग उसी लेवल का अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये तो व्यक्तिगत निजी है। मैं आपको छोटा सा लतीफा इसमें सुनाऊंगा। मेरी सगाई हो गई थी, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रपोजल है कि वो मिलना चाहते हैं। तो उनका लड़के की सगाई हो चुकी है, उनका, लेकिन फिर भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हवाई जहाज से आए, हवाई जहाज उतरता है और 3 मोटरसाइकिल के
उप मुख्यमंत्री जी उतर चुके हैं, अब मुख्यमंत्री जी चल दिए हैं, अब मुख्यमंत्री जी 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं। कह रहा है माता-पिता से हम तो खैर ट्रेनिंग में थे तो आओ-भगत की। उन्होंने कहा जितना पैसा सगाई में खर्च हुआ है, वो हम भरपाई कर देंगे और जितना आप कहेंगे जब तक जलपान चल रहा है, हवाई जहाज़ जाएगा उसके दूना ला करके रख देगा। आप समझ सकते हैं। जी। तो पिताजी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी आप जलपान कीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गए। पिताजी लेकिन उठ के चले गए डिस्प्लेज़र शो करने के लिए। हुँ, हुँ। जब जलपान हो गया तो अम्मा ने बुला लिया कि अब मुख्यमंत्री जी के जाने का टाइम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज तक किसी ने मेरा ऐसा अपमान आज तक नहीं किया। आप अभी शादी नहीं हुई, आपका हवाई जहाज़ उतरा, एक मोटरसाइकिल लगा करके अभी कह रहा है कि साहब, और ऐसे कच्चे हम लोग भी नहीं हैं हुँ। कि मुख्यमंत्री जी का लैंड हो गया, फिर दूसरा कि मुख्यमंत्री जी चल दिए और आपका ये कह देना कि जितना सगाई में खर्च हुआ उसका दूना और जितना कहे हवाई जहाज़ में आ गया, आपने बड़ा गलत अवधारणा है हम लोगों के बारे में। मेरा निवेदन है कि हम आपके योग्य नहीं हैं और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। तो दहेज जिसने लिया उसका जीवन में उसी दिन विष घुल गया। इसलिए जो भी हमारे प्यारे बच्चों तुम सिविल सर्विसेज में आए हो, तुम उसी दिन तुम्हारी चाकरी शुरू हो जाएगी जिस तुम दहेज के प्रलोभन में विवाह करोगे। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट और कमिटमेंट टू योरसेल्फ भी है, और जो आपने पेरेंटिंग की भी बात की कि आपने पिताजी का भी एक एग्जाम्पल बीच में दिया कि किस तरह से जो ग्रूमिंग घर में होती है, जो आपको एथिक्स एंड वैल्यूज दिए जाते हैं घर में पेरेंट्स के द्वारा, उसकी बड़ी भूमिका होती है कि एक इंडिविजुअल को शेप करने के लिए। इट डजंट मैटर कि वेदर इज वर्किंग फॉर द पुलिस और वेदर इज अ सिविल सर्वेंट और Wherever integrity and honesty, ऑनेस्टी। commitment to the nation, ये मैटर करते हैं। आपका रैंक कुछ भी हो, it is better to be an honorable constable than to be a dishonorable DGP. So, if one police officer or any person who are working as a kind of a into a kind of a public life as a kind of a public servant, and this kind of a commitment to carry forward in the system, many a times we get this कि मैं तो ठीक था लेकिन सिस्टम ही ठीक नहीं था, लोग एक्यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स लाइक यू, उन्होंने शो किया है कि इस सिस्टम में भी आप काम कर सकते हैं। सिस्टम को दोष देके अपने को कवर अप करना एक चीज होती है, लेकिन उस कमिटमेंट का ऑरा इतना स्ट्रांग क्यों नहीं हो पाता है कि हम सिस्टम में सकम कर जाते हैं? और एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के लिए क्या सिस्टम के चैलेंजेस हैं? बहुत संक्षेप में आपका इसमें कोई बहुत क्रांतिकारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका एक ही अख्तियार है कि राष्ट्रपति के यहाँ से जो चेक पहली तारीख को आता है उसके अलावा कुछ नहीं। लोग कहते हैं बड़ा प्रेशर पड़ता है, समझ में, प्रेशर पड़ता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर कि आप सोचेंगे यहाँ 5 एकड़ के बंगले में 15 कार्स हैं, 50 सुरक्षा कर्मी है, ये छूट जाएगा। एक गुमनाम से दफ्तर में चले जाएंगे, टिफिन में पत्नी सुबह 2 इडली 2 पकौड़ी रख देगी और कहाँ यहाँ पर दस्तरखान सजा रहता है, तो वो तो वैभव नहीं रहेगा। ये निर्णय आपका है कि वो गोबर में लिपटा हुआ वैभव आपके लिए जरूरी है या आपकी सात्विक ग्रह लक्ष्मी का दिया हुआ 2 इडली ज्यादा जरूरी है। और स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती है। मुझे आज तक किसी ने, किसी मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि जानते थे ये खर दिमाग आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, अंग भंग भी कर सकता है, तो कभी नाजायज बात करने का किसी साहस नहीं हुआ। एक ने कभी कहा था, या तो आप कर दीजिए वरना मैं मुख्यमंत्री जी से जाके कह के कराता हूँ। आप क्या कहते हैं, मैं खुद ही कह देता हूँ। मैं उन्हें तुरंत हाथ पकड़ लिया, भाई साहब मुझसे गलती हो गई, न मैंने आपसे कुछ कहा ना। देखिए गलत काम करना छोड़ दीजिए, मैं गलत काम की तरफ देखता भी नहीं। ये जो आपने कहा है ना कि इस चौकी को खाली करा के प्राइवेट बिल्डर दे दें, अभी मैं आपके सामने ऑर्डर करता हूँ। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इट बिलोंग्स टू द पुलिस डिपार्टमेंट एंड एनीवन हु डेयर्स टू हैंड इट ओवर टू द प्राइवेट बिल्डर विल नॉट ओनली लूज हिज जॉब but also face consequences in respect of his career. Not only will the integrity certificate be withheld, but a vigilance inquiry shall also be ordered. Shall be ordered. अंग्रेजी का दौर था तो ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए मंत्री जी कि आप कुछ करा ले जाएंगे ना चाहे, आपका तबादला हो सकता है तो कहते हैं दो माय हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। इसके लिए तो हमेशा तैयार थे। जब जिस दिन वर्दी पहन ली, पुलिस की नौकरी की, तो गोली भी लग सकती है, वीर गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। और ये नाजायज काम सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। उनका तो मेरा काम कब हो जाएगा, उनका जायज है तो मैं लंच पे उठने से पहले होगा, उनका जायज ना हो, उनका मेरे रहते नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिए आप, कोई भी उनका, मैं सो एंड सो मिनिस्टर बोल रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि मैं ये देखता कि जो लोग ईमानदार होते हैं वो उनमें थोड़ा एक अहंकार आ जाता है।
आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार हमेशा रहेंगे, कोई कृपा किसी पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए बिना अहंकार के, बिना अशिष्ट हुए आप कहते हैं माननीय मंत्री जी, ये संभव नहीं है। और मेरा आपको भी परामर्श होगा कि ऐसा कोई काम न करें कि आपका राजनीतिक करियर उस पे ग्रहण लग जाए। So politeness should be a kind of a top parameters Absolutely. in the even if you're the Arrogance, firm and very honest officer. as Bismarck had said, arrogance is a weak man's imitation of strength. आवाज का टोन भी नीचे रखिए और अपनी बात को भी शिष्टाचार को कहिए। इसीलिए तो शिक्षा होती है कि आप अनप्रेजेंट बात भी प्रेजेंटली कह दीजिए। बहुत पहले की बात है, हमारे एक इंडियन पुलिस सर्विसेज का कोर्स कर रहा था मैं, आईपीएस वर्टिकल इंटरेक्शन, जिसमें बहुत सीनियर अधिकारी से लेकर एसएसपी रैंक के लोग होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की बात थी। प्रशिक्षण में कई बात होती है और उसमें वी सी दैट यंग प्रोफेशनल हु आर गेटिंग ग्रूम्ड एज ए पुलिस ऑफिसर, एक ब्रिटिश लिगेसी भी रही हमारे यहाँ और एक करंट इंडिपेंडेंट इंडिया का एक अलग फॉर्मेट है। British legacy में cruelty probably would have been the top priority for the policing because they have to rule. Now we are into governance. We're not into to rule the people. It's the governance. So what are the sea change which you want that, like we are ISSM into training of the private security professionals along with the other government officials also come for our training. And the police training college, maybe initially Hyderabad and the state police academy. How do you see that the training and this kind of a behavioral program, seeing that whole policing of today and tomorrow likely to come? Do you think some kind of a substantial change is required in grooming a police officer who is humble, honest, and also kind of able to deliver what is expectations of the system? Professor Kumar, a very pertinent question. What we had inherited in 1861 was a feudal police system that had to subdue the Indian population so that the British crown, British government could survive and rule over India. But those days are over. We are now a vibrant democracy. We got our independence in 1947. And even after those decades, 7.5+ decades, we have not been able to become a people-friendly police. We talk of पुलिस मित्र पुलिस, जनसंपर्क पखवाड़ा, और जहां जहां जनसंपर्क पखवाड़ा तो मालूम पड़ता है कि किसी बच्ची को चुटिया पकड़ के दरोगा जी उठा रहे, बगल में वो भी न्यूज आ जाती है, ये है मित्र पुलिस। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द फ्यूडल थॉट एंड द माइंडसेट ऑफ द पुलिस has gone into the marrows, ये बिल्कुल डीएनए तक जा चुका। अब उसको हटाने के लिए कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं। उसमें 2-3 काम बड़े अच्छे हुए कि 30% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, ट्रेनिंग एंड ऑल्सो वर्कशॉप्स, डेवलपमेंट एंड इंस्टिलिंग सॉफ्ट स्किल्स। हम आप कैसे बोलते हैं पुलिस में, जैसे कहते हैं कि जैसे काका हाथ रची लगाते हैं कि वर्दी पहनने के बाद बोली अपने आप ऊंची और सकाने लगती है। उस चीज को कम करने के लिए, टोन करने के लिए ये अवसर है सेवा का। ये जो हमारे यहाँ जनता आती है, जैसे आते ही पहले जमीन पे बैठेगी, माई बाप सरकार करती है, एवरीबडी शुड गेट अ सीट। जैसे हम जहाँ एवरी पर्सन, इसमें 0 बजट पे हो जाता है, एवरी पर्सन विल गेट अ सीट। वी विल टेक पेन्स कि हम किसी को तुम नहीं कहेंगे, हम आप कहेंगे, इसमें तो कोई बजट लगा नहीं। हम एक गिलास पानी को पूछ लेंगे, इसमें तो कोई बजट लगा नहीं। और इतना अगर हम कर देंगे तो हमारे काफी हद तक हमारी जो बदनुमा धब्बा हमारे ऊपर है सामंती होने का, वो कट जाएगा। और तीसरी चीज ये है कर्टसी और रूटीन के काम है हमारे। एप्लीकेशन ले ली, उसमें हमने कहा हम कार्रवाई कर देंगे, और कार्रवाई करने का एक सिस्टम बना लें कि अगर हो जाता है तो हम आपको सूचना दे देंगे, न हो आप किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप से इस नंबर पर सूचना देंगे, आपका काम नहीं हुआ, हम उसको देख लेंगे। एफआईआर नहीं हो रही है तो लॉ में ये प्रोविजन है कि हम वहीं का वहीं ऑर्डर कर देंगे, एफआईआर हो जाए। खारिज करना है तो आप खारिज भी कर सकते हैं फर्जी एफआईआर। लेकिन पुलिस की सबसे ज्यादा बदनामी है जो बैड बिहेवियर, इनटेम्परेट बिहेवियर, एफआईआर करना, लिखा जाना और एफआईआर लिखने के पैसे लेना। ये 3 चीजें जिस दिन कम हो जाएंगी, ये मैंने शीर्षस्थ नेतृत्व को भी अवगत कराया कि सब कुछ बड़ी अच्छी है, सुंदर है प्रोफेसर साहब, लेकिन ये 3 चीजें जो है ये अभी हम कम कर नहीं पाए हैं। कि थाने के अंदर जब जाते हैं तो कहते हैं थाने के अंदर पैर रखा और वैसे ही कहते हैं
तुम्हें वो माता चतुर्थ हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ स्थान को कहते हैं, जैसे सर जॉन मेजर ने एक लेक्चर दिया था, इंग्लैंड नीड्स मोर नर्सेस, टीचर्स एंड पुलिसमैन। तो वहां पर जो नर्सेस, टीचर्स एंड पुलिसमैन, हिंदुस्तान में कहते हैं कि यमराज के 3 प्रतिनिधित्व सबसे पहले अग्रणी पुलिस अधिकारी है, वो यमराज का पृथ्वी पर प्रतिनिधित्व करता है। तो ये छवि हिंदुस्तान में है। इसको दूर करने के लिए समग्र प्रयास और पुलिस लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि एक चीज को रिपीटेडली हैमर करें अकस्मात, क्योंकि ये 150 साल की विरासत 2-4 साल में, 10 साल, 25 साल में नहीं जाएगी। आपको कहना पड़ेगा कि पुलिस सेवा का एक विभाग है, शिष्टाचार की एक मिसाल बन जाइए और शिष्टाचार के साथ साथ सत्यनिष्ठा की भी एक मिसाल बन जाइए। कि अगर ये पुलिस अधिकारी कह रहा है तो ये सही होगा। आज कहते हैं पुलिस अधिकारी, जैसे डीजी भी अगर कह रहा है तो गलत ही कह रहा होगा वो, क्योंकि डीजी की भी गवाही कोर्ट नहीं मानता है। जी जी जी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मल पब्लिक परसेप्शन, कॉमन पर्सन को अगर पुलिस से कहिए कि अगर आप दोस्ती हो गई तो अच्छी बात है कि उनका रुतबा बढ़ जाता है समाज में, लेकिन एक कॉमन पर्सन बिहेवियर की डर लगता है कि पुलिस से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो पुलिस एंड द कम्युनिटी के बीच में है, ये इस पे कभी काम होता है पुलिस महकमे में या नहीं, या यही एक तरीका है काम करने का पुलिस में? नहीं, ये तो बिल्कुल ही सबसे ज्यादा अपभ्रंश है, सामंती है और बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड ने अपनी पुलिस फोर्स को जो बनाया तो बॉबी बिकेम द मोस्ट फ्रेंडली एंड द मोस्ट फ्रेंडली पीपल फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ जो दिया, जो उनकी फौज के हथियार थे, वो सारे हथियार इंडियन पुलिस को दिए और बॉबी को कोई हथियार नहीं दिया उन्होंने। बॉबी को केवल एक लकड़ी का बेत दिया, इसको ट्रंचन कहते थे। उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए बॉबी बिकेम द मोस्ट फ्रेंडली पुलिस पर्सन इन द वर्ल्ड। अब इंडियन पुलिस में इसके ऊपर काम बहुत हुआ, लेकिन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये जो शर्मिंदगी की इबारत है, इसको बनने में दशकों लगे। 1861 से लेके आज तक बनी है बड़े अच्छे प्रयास में। जनसंपर्क पखवाड़ा, मोहल्ला डिफेंस सोसाइटीज और शांति समिति, लेकिन इसमें जितना आप चीनी डालेंगे उतनी मिठास आएगी। अगर हम इसको औपचारिकता में डाल दें, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें, अब जैसे थाना अध्यक्ष है, मान लीजिए एक थाना अध्यक्ष है, उसे कोई शांति समिति की बैठक करनी है, जनसंपर्क में जितने उसके जो दलाल किस्म के लोग हैं उनको बुला लेगा। जब आपके वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे, हाँ, जब से साहब दरोगा जी आए तब से तो साहब अमनो अमान, ऐसा दरोगा न आज तक आया है न आएगा। ये बिल्कुल ही हमारे आंसू पोंछने में नंबर 1, हमारे माता पिता के बराबर हम इनको मानते हैं। तो रटा रटाया डायलॉग दिया, डायलॉग बोल रहे, उसके बाद कलेक्शन सेंटर जी। So like what I see, like one is this top policing, one is the middle level policing, and the third level is the constable, and maybe to control the car inspector, which is say with the inspector Raj or inspector, maybe in the revenue inspector Raj we say, or as a kind of inspector Raj as a kind of thing. So all the three level, whether the police itself is ready to reform themselves in terms of 3 level, like a top cop, definitely they get opportunity and get exposed to different kinds of like आपने you have given many examples that ब्रिटेन में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, किस तरह से आपने पढ़ा भी इतना है, that is one. But जो grassroots policing है, जो हमारा जो community contact में है, how and what kind of a systems, like हमारे private security agencies, they are without arm, as they don't have even stick with themselves. So that is only weapon is the language, that what they speak, how they speak, and the behavior. So from that, the private security agency, they control, or the kind of they provide security and safety to the premises. But the other police on the other side is the state police or the police. They are with the weapon and everything and all. But what kind of a training and their kind of a behavioral pattern will change as a kind of as a top cop when you are deciding to change that community policing, or maybe soft policing, we can say. I am not able to comprehend like soft policing or the tough policing, but the idea is to have people can think confident about this. Trust deficit is minimized when the police public relation comes in. You have inherited a legacy, Professor Santosh Kumar ji, and that legacy has to be unlived now. And that requires something to be done short term and long term. Short term, that the police leadership has to show that zero tolerance
to indecent and corrupt behavior, inappropriate and rude and abusive conduct. Therefore, there should be a prize also debate competitions and training courses and modules on soft skills. Number one. Number two, those who are known to be rude and abrasive and indulging in corrupt practices. And let me assure you, where there is a will, there is a way. Technology helps you in a big manner. Today, Justice Nariman's verdict in the Supreme Court that every police station shall have a CCTV. But do you think for a moment that every police station has a CCTV? You will be shocked and surprised to know that perhaps most of the police stations in the country are not covered by CCTV because lest my black deeds are exposed and recorded for posterity. One. Number two, the leadership. What my parents do are my first impression. What the district SP or the commandant of the battalion does is also my role model and will be the one who gives me sanskars. If I start being abusive, rude, and being unfair, then that trickles down to the lowest level. But the good thing is that police is not IPS alone. Police is not deputy SP alone. Police 99% is constabulary and sub-inspectors and inspectors. And there was a time when constabulary was just matriculates. Today, you'd be surprised and happy to know that there are LLBs, LLMs, BTechs, MTechs, and PhDs in the constabulary. They are joining as a constable. Yes, they're joining as constables. And there are 2 constables working in my university, working for a PhD in cyber crime. You can understand. So this is an opportunity for even we are talking about changing behavior. So they can absorb much more, and if they are coming with that kind of educational profile, to change their mindset. That is not the kind of a traditional policing. We are going into a modern world where a lot of people are watching your behavior also. So in terms of the social media, everyone has become a kind of a journalist and taking camera photos and all. So how do you see that as a kind of a I see the smartphone and the social media as a catalyst for good behavior, not only in the police, but in every aspect of society. Nobody will take a rude and a barrack behavior or language lying down. The smartphone has become an instrument not only of recording misdemeanors, but also of complaining and putting it right across the world through Facebook, Twitter, and Instagram. And therefore, every misdemeanor, the person, unless he has suicidal tendencies, he would not be inappropriate or abusive in his conduct. But it is easier said than done. There are diehards and perverse cases who, even at the cost, knowing fully well that there will be consequences, yet in spite of that, but I'm happy to say that there are certain helplines that at Yogi Adityanath, at Yogi Adityanath office, at PMO India, there are certain sites which everybody should be aware of, and that of your local police commissioner and SP. And if there is something that needs to be reported, do not hesitate to report to these, and a dedicated number 112, which is a blessing. So police reforms, many people are writing, like Prakash Singh is also report on police reform, and many police reform commissions have been set up and all. Is that working truly, or that moving slowly? Prakash Singh versus Union of India was moved in 1996. The judgment came after 10 years in 2006, and there are 7 points, of which 3 have no financial implications. Security of tenure, Public Complaints Authority, Police Establishment Board, security of tenure to the topmost, and the process of selection of the topmost boss. I mean, these are the 7 points. Till date, the Model Police Code, Model Police Law, and the Police Act is yet to be formed, and many states have made an apologetic, and many states today have ad hoc DGs. So the serving Chief Justice said a judgment by the Supreme Court should be the law of the land. But if a serving Chief Justice of the country says that, what can we do when the Chief Ministers are not cooperating? Okay? And the police reforms seem to be going on and on forever. Second, then on a lighter vein and at a personal level, I know many, I'm part of the society. I asked one of the responsible people कि भाई साहब आप इसको पुलिस सुधार को लागू क्यों नहीं करते हैं? तो उनका भाई साहब जिस दिन मैं लोग पुलिस सुधार लागू कर देंगे हम लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे,
हमारी राजनीति चलती ही ऐसी है अपाहिज व्यवस्था से कि हम जो चाहे थाने चौकी से करा लें और आप चाहते हैं हमारे हाथ से निकल जाए। फिर हम अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे फंसवाएंगे, फिर हम कैसे निकलवाएंगे चार्जशीट से, कैसे हम डलवाएंगे चार्जशीट में। तो उनका साहब ये तो आप समझ सकते हैं कि अभी लंबी दौड़ है। So it's a dilemma. It's not a dilemma. The political will seems to be lacking. Okay. The political will seems to be lacking to let go of the police and to have an independent and a professional police force. So it's maybe the short term, long term, which you have said, it will miles to go. Important thing that today's crime profile is changing, and it has changed already. Cyberspace, you said it, that social media is playing very important role, and everybody is engaged with the kind of instruments, that is mobile phone and all. So highways there, and on that highway, every individual is now tagged. So how do you see that whole volume of cyber crime as an individual, say a housewife working in the home and they are using phone and get trapped in the cyber crime? Students, school going, they are into a kind of you said there's a sextortion. Young students, Online gaming, gambling, dating apps. dating app. So how do you see that in the whether one is that people who are likely to get affected in the times to come and even today, and what are the remedial kind of a system or as a kind of a resources or the capacity which we have with the police, so that two ways, how to alert community and how to have the policing in response to that crime which has already occurred. Please understand, Professor Kumar, that 86% of Indian households are using internet, and 95% of the Gen Z are using not only the internet but the UPI mode of payment as a favorite mode of payment. As also they are on social media. So you can well understand, in 200 years of banditry in the Chambal ravines and in all, you must have seen the films of old times, Mujhe Jeene Do, Yes. Ganga Jamuna, Chambal ki Kasam, Bhavani ki Kasam. So the entire 200, the loot of Madhav Singh, Mohar Singh, Tehsildar Singh, Phulan You Devi. were very much involved in the whole Yes, I was process. involved. Yeah. And to get killed in encounter, to have deaths in the police force also. And the total loot in this would not have exceeded 250 crores in 200 years. Come to cyber crime. That accounted for 22,000 crores in the year 2023. And a jump of 206% in 2025. It has exceeded all proportions. Oh my God. So 218 crores to multiple, you are saying, with thousands of crores. Thousands of crores now. अच्छा उसमें कहता मर जाते थे, गोली चल रही, हमें कहता कि सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। तो कहता हाकिम आप सील है के जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात थी, सील है के जाएंगे। सील है के मतलब यू किल मी, सील माय बॉडी एंड टेक इट फॉर पोस्टमार्टम। अब वहां वो क्राइम और कितना मिल जाता, 1-2 लाख। यहाँ कुछ नहीं, 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल रखो और करोड़ों निकाल लो। So the nature of crime, this crime is also have a kind of a cost benefit. Cost benefit advantage. Kind of, they are saying that instead of going for the killing, this will give you this much of money. So much of return and no So even danger to the life and limb. crime. So the criminal mind or the kind of groups which earlier working in extortion and kind of a physical crime, they're also changing their pattern, moving to the cyber crime. And the cyber crime is much more beneficial for them rather than just focusing on that. That's what you want. Exactly. And that is why the first generation criminals, the BTechs, MTechs and MBAs and student graduates from good families indulging in sextortions, indulging in frauds, fake call centers. 150 BTech graduates were repatriated and were extradited from Cambodia via Thailand. You know for what? They were the ones who operated the call centers from Cambodia with official patronage from the Chinese mafia to the digital arrest scandal that was going on. And the digital arrest scandal in itself accounted for more than 1,000 crore plus of loot in the country. And those people played the victim card कि साहब हम तो बीटेक है और हमारे पास 15,000 की नौकरी मिली थी, ये हमारी गलती है। तो पढ़ते लिखते हो, नकल करके पास होते हो, सब्जेक्ट तुम्हें आता नहीं, does it entitle to indulge in crime? अब the scary situation is that this cyber crime has become a platform for sextortion. Sextortion how? That people will come and invite you at 11 o'clock. They send a high note. A very pretty looking young girl will send high note
टू से 100 पीपल, और 1% भी सक्सेस अगर मिल गई तो उनका तो काम बन गया। अब उनका की बातचीत थी स्वीट नथिंग्स, उनको इंस्टाग्राम करके कहा कि आपकी शक्ल को देख के मुझे बहुत रूमानियत या आपकी बातों में बड़ी कशिश, और कुछ ऐसे मूर्ख हैं कि शादी पढ़ भी जाते हैं। बस 1% सक्सेस पे उनके लाखों का टर्नओवर हो जाता है। उनको जैसे मछली का जो शिकार करते हैं तो 8-10 कांटे लगाते हैं, एक मछली फंस गई तो। हमारे एक मित्र हैं नेपाल में, काठमांडू से उन्होंने कॉल किया एक कि मुझे एक इंडिया से, दिल्ली से फोन आ रहा है, दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली पुलिस से 12 वीडियो कॉल था उनका, वो जैसा उन्होंने नरेट किया वीडियो कॉल में कि हमें बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पे आप कुछ बकाया था या कोई क्राइम था, और उसके बारे में वो इंट्रोगेट कर रहे थे कि आपको इतना देना पड़ेगा, सो दैट ओनली। तो उनको तो मैंने एडवाइस किया कि मैं सार्क में डायरेक्टर रहा हूँ, तो अगर आपको डायरेक्ट कोई इंडिया की पुलिस आपको कर रही है तो वो एक गलत रूट है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर टू एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर टू होम मिनिस्ट्री, तब आपके लोकल पुलिस आपके पास इंडिविजुअल हो। तो इस पे मैंने एक गेस्टिमेट किया कि हो सकता है ये रॉन्ग है, लेकिन एक कॉमन मैन इस तरह के कहीं से भी, बांग्लादेश से, नेपाल से या इंडिया से, कहीं किसी और देश में इस तरह की, क्योंकि साइबर का कोई बाउंड्री तो है नहीं, एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, नो बाउंड्रीज, इंटरनेशनल क्राइम है। तो इसको कैसे टैकल करें? एक मेरी 2-3 प्रिकॉशंस है सबके लिए है कि अननोन नंबर्स, विशेषकर ओवरसीज कॉल्स अगर नोन नहीं तो न ले आप, बिल्कुल मत लें। अननोन एप्स को अननोन साइट से डाउनलोड न करें, क्योंकि उसमें मैलवेयर हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है। नंबर 3, आप किसी भी अननोन लिंक को खोलें ना। आप कहते हैं कि बिजली का बिल नहीं दिया आपने तो 3 दिन में डिस्कस हो जाने दीजिए, लेकिन आप खोलिए मत। आपको कहिए बिजली का हम जा करके रेगुलर हार्ड कॉपी में बिल मंगा लेंगे, लेकिन आज ट्रैफिक चालान इनके भी आपके आते हैं, और इसी तरह से बिजली का बिल, ये 2 चीजें हैं, हार्ड कॉपी मंगा लेंगे। लेकिन इसको अगर हमने खोला, अब आता है इनविटेशन कार्ड शादी का, आप ही शादी का, जैसे ही आपने खोला मालूम पड़ा वो ई कार्ड नहीं है, वो आपके फोन को हाईजैक कर लेगा और आपके फोन को कैप्चर कर लेगा, सारा डेटा चुरा लेगा। सारा खेल जो है डेटा का है। वो आपका फोन अगर हाईजैक हो गया या फोन को आपने उसका सारा क्लोन हो गया उसका, जी क्लोनिंग हो गई, तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तीसरी चीज ये होती है, 2 नंबर याद रखें, 1930 1945। इन 2 नंबरों पे आप तुरंत सूचना दे दें, और साइबर पुलिस स्टेशन पे एक लिंक है जो आपके स्टेट का, जैसे यूपी के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है, आंध्रा के लिए अलग है, कश्मीर के लिए अलग है। आप जब उस साइट पे जाएंगे तो जो नोडल ऑफिसर्स हैं साइबर क्राइम के, उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है। आप ये 3 काम कर लें, 1930 1945, और उस पे जाकर के सीनियर अफसर से बात करके साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराएं, और फिर बता दें कि आपने एफआईआर कर दी है। जितने जल्दी आप एफआईआर करेंगे, तो अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल भी गया है तो वो फ्रीज हो जाएगा। और मैं इसमें तो बैंकों को भी कहता हूं, कभी किसी रिक्शे वाले, खोंचे वाले का न डिजिटल अरेस्ट होती है, न उसका साइबर फ्रॉड होता है। होता उन्हीं के जिनके बैंक में 50 लाख से ऊपर का पड़ा हुआ था। ये डेटाबेस कहाँ से कहते हैं? बैंक से आता है। वही मोहम्मद, मैं तो कहा था आरबीआई से ये पूछे कि जिन बैंक्स की मैक्सिमम साइबर फ्रॉड हुआ है, उनकी जिम्मेदारी नहीं, आप अपने अकाउंट से 2 लाख निकालें तो बैंक आपसे कहे 2 लाख नगद आप निकाल क्यों रहे हैं, और आपको देना पड़ेगा तो 10 दिन की नोटिस आपको देना पड़ेगा कि इससे ऊपर 5 लाख अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहते हैं, बेटी को गिफ्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बिल्कुल। लेकिन साइबर क्राइम पे अगर 10 लाख मांगे तो वो तुरंत चुटकी। तो मैंने ये कहा कि जो टॉप 10 बैंक है इंडिया के जहां साइबर क्राइम है, जैसे सिगरेट के डब्बे के बाहर लिखा रहता है, धूम्रपान के सेवन से कैंसर हो सकता है, पान, तो इन बैंकों में बैंकिंग करने से आपका पैसा साइबर क्राइम में लूटा जा सकता है। ये बैंक को स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी चाहिए। डेटाबेस इस तरह का होगा कि कौन से बैंकों से वो है साइबर क्राइम, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं ताकि एक आम जनता में भी ये बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये खतरनाक बैंक है, ये सेफ बैंक, बैंक सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से ट्रांजैक्शंस को पासेस बहुत जल्दी मिल जाते हैं जी। तो इस तरह की एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ही सेड कि 1930 एंड 1945, मुझे तो लगता है ये नंबर को सभी हाउस होल्ड में एक जगह लिख के या तो किचन में रखें या घर में रखें, ताकि एज एंड व्हेन जब भी ऐसा होता है, क्योंकि एवरीबडी इज एक्सपोज, आपका बच्चा एक्सपोज है, मैं एक्सपोज हूँ, आपकी वाइफ एक्सपोज है, बेटर हाफ एक्सपोज है, हर व्यक्ति जो इसको यूज कर रहा है मोबाइल फोन, दे आर एक्सपोज टू। बिल्कुल, और एक बच्चों के लिए और खासकर बच्चियों के लिए है सेक्स, ये डेटिंग एप्स। आजकल ये कि नई बीमारी है बच्चों को, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक नया टर्म आया है साइबर फोमो।
फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने दुनिया के मजे ही नहीं लिए। तो ये फोमो के चलते बच्चे डेटिंग एप्स पे जाते हैं। डेटिंग एप्स पे जाते हैं, वहां मालूम पड़ा कि जैसे अगर कोई लड़का है तो उसको बहुत अच्छी, मतलब प्रेजेंटेबल एक अच्छी बच्ची पढ़ी लिखी, बातचीत भी क्लोन हो जाती है एआई मॉडल के जरिए, और बच्चा बिल्कुल एक लगता है कि स्वप्न सुंदरी से बात कर रहा है। और जैसा सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, एकदम से वो स्मिटन हो जाता है, और उसके पीछे अब यहाँ मिलो, पहले तोहफे दो। अब मालूम पड़ा कि अपनी पॉकेट मनी तो गई, पापा मम्मी से उधार लेकर के 10-20 हजार रुपया और निवेश किया। और जो तीर्थ स्थान आजकल बना है भारत में, आर्चीज गैलरी, वहां से जाकर के परफ्यूम और जाकर के फोटो फ्रेम ला के दिए। उसके बाद कहा मिलने की बात है, तो मिलने की दो सूरतें होती कि अगर आप जाएं रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे पूरा एक तरीके से मिली भगत होती है। मान लीजिए एक प्याला कॉफी और आपने 2 कुकीज और 2 सैंडविच मंगाए। लड़की कहेगी कि मुझे जाना है, आज घर में कुक नहीं है, 4 सैंडविच पैक कराऊंगी, बिल्कुल पैक करा लो। बिल आता है 25,000 का। मैं तो समझता हूँ कि इतना तो शायद ताज में भी ना आए कि 4 सैंडविच, 2 प्याला कॉफी और 2 कुकीज का। लेकिन वो प्रोग्रामिंग होती है, नहीं करेंगे तो मारपीट उतारू हो जाएंगे। दूसरा और भी ज्यादा खतरनाक है कि ओयो रूम में मिलो आकर के, या कि किसी भी रूम में आकर के ऐसे, और वहां पे जाके जो अनाचार की जो प्रक्रिया शुरू होती है, तुरंत मालूम पड़ता है कि 4 मुस्टंडे आ जाते, कहते हैं कि अब घर फोन करके 10 लाख मंगवाओ, तुमने तो हमारी लड़की के साथ जो है बहुत दुराचार किया है, और नहीं तो अभी हम करते हैं। तो इन सब चीजों से परहेज करें डेटिंग एप्स में। अब मैं एक शो में था, बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे था, इंग्लिश का चैनल था। तो एक लड़की ने वहीं पर मुझसे पूछा कि मुझे एक डेटिंग ऐप के जरिए मुझे जाना है एक मिलने एक लड़के से। तो एक और महिला थी, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट भी थी। उनका जवाब जाए तो एक तो नोन जगह पे जाए, दूसरी जगह अपने प्रोटेक्शन के लिए एक आदमी को गाड़ी में बैठा के लेके जाए, अपने साथ आप पेपर स्प्रे लेकर के जाए, इस तरह की कोई चीज लेके जाए, अपने मोबाइल फोन के ऊपर आप फास्ट डायलिंग में अलार्म सिस्टम और पुलिस कंट्रोल रूम। तो जब मेरा नंबर आया प्रोफेसर कुमार, तो हमने कहा आपकी बातें सुन के और परामर्श, हमें लगता है कि आप एम्बुश में जा रही हैं, युद्ध में जा रहे हैं, या डेट करने जा रही हैं। ये चीज होती है रिलैक्स करने की। आप पेपर स्प्रे हाथ में चक्कू लेके चल रहे हैं, अब गाड़ी में एक आपका बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, यहाँ पर आप जो है फास्ट डायलिंग में रख करके आप लगा करके, इट इज नॉट वर्थ इट। मैं आपको बता दूं, इट इज जस्ट नॉट वर्थ इट। कीप अवे फ्रॉम थिंग्स। पीस ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। और जिस रास्ते पे पीस ऑफ माइंड नहीं, वहां जाने की जरूरत ही नहीं, अवॉइड कीजिए। देयर आर सो मेनी अप्रोप्रिएट वेज of cultivating friends in your college, in your wherever you are. There are हजार ways than to go into venture into the unknown. तो यूथ आर वेरी वल्नरेबल दीज डेज आल्सो। यूथ के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हम लोग सभी हैं। लेकिन एक यूथ इज अ स्पेशल टारगेट फॉर द साइबर क्राइम। स्कूल में भी वह कई इस तरह की न्यूज आती है कि बच्चों का फोटोग्राफ्स और उस पर अपलोड कर दिया। कॉलेजेस में भी इस तरह, तो जो हमारा जनरेशन जी, जेन जी की बात हो रही है आजकल, ये यूथ किस तरह से क्राइम में ना फंसे और अपने आप को सेव कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर दिया आपने, फिर आपने एक एफआईआर का भी जिक्र किया। तो यूथ और यंग हमारे यहाँ सिस्टम में जो जिस तरह से ग्रूमिंग होती है, नॉट वेरी मच की लाइक इस तरह के केस में लेट्स गो टू द पुलिस एंड टॉक एंड डिस्कस और इवन टू इन्फॉर्म पुलिस एंड एफआईआर, क्योंकि एफआईआर अपने आप ही बहुत पेचीदा मामला है। तो क्या एफआईआर में अभी इतने वर्षों में कोई सुधार हुआ है? जनरेशन जी उसमें कंफर्ट फील कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? और क्या उनको लगता है कि जो अभी बहुत बात भी चलती है कि हम ई एफआईआर कर सकते हैं, और ये दोनों में क्या अंतर है? एफआईआर जो जनरली जो एक पेचीदा है, और एक ई एफआईआर जो उसको क्लेम किया जाता है कि बहुत सिंपल है। तो ताकि जो हमारा जनरेशन है या जो भी लोग अफेक्ट होते हैं, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इजीली विद टेकिंग द कॉग्निजेंस और हेल्प, गेटिंग द हेल्प ऑफ द पुलिस। पहली चीज, फंडामेंटल डिफरेंस हम समझ लें कि ई एफआईआर होती है ऑनलाइन एफआईआर ओनली ऑन टेक्निकल क्राइम। टेक्निकल क्राइम क्या है? आपका पासपोर्ट चोरी हो गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, आपको गुमशुदगी लिखानी है नंबरी वस्तु की। गैर नंबरी वस्तु की, जैसे मुझे ऊपर किसी ने कातिलाना हमला किया, वो ईएफआईआर का मोड नहीं होगा। साइबर ठगी इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ईएफआईआर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली रूटीन एंड अबॉर्टिव। वो भी इट विल नॉट बी अ मैटर ऑफ ईएफआईआर। और उसके लिए बेटर होगा कि हर स्टेट की अपनी एक ऐप होता है, जैसे यूपी कॉप्स करके यूपी का एक ऐप है, अगर यूपी का तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ईएफआईआर आसान हो जाएगी। लेकिन ईएफआई हो और अगर फॉलो अप हम नहीं करेंगे थाने जा करके या पुलिस ऑफिस जा करके, तो वो भी रिडंडेंट हो जाएगी। तो ये उम्मीद करें कि ईएफआई कर दी, अब हमारा सब चीज अंततोगत्वा सब चीज इन फॉल इनटू प्लेस, वो होने वाला नहीं है। दूसरी चीज है एफआईआर
आप ये समझें कि पहले एफआईआर कठिन होती थी, आज बड़ी सरल और सुलभ हो गई है, तो आज भी उतनी ही क्लिष्ट है, कठिन है जितनी पहले थी, आसान नहीं है। ये एक वो यक्ष प्रश्न है, ये वो यक्ष प्रश्न है कि आखिर हम एफआईआर लिखते क्यों नहीं? कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, इसलिए हम प्राण जाए पर एफआईआर ना हो। हाँ, एफआईआर ना हो। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस लीडरशिप को कहना होगा, आपकी अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती, आप एक काम करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन डाल करके वहाँ के एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी को मार्क कर दें और उसके एश्योर कर दें कि मैं आपके यहाँ 2 बार आया या आई और आपने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, आपने रिसीविंग कॉपी करके कहा यही एफआईआर है, क्योंकि रिसीविंग रिसीविंग होती है, एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर का एक प्रोफार्मा होता है और उस प्रोफार्मा में अगर थाने का नंबर पड़ा है, एफआईआर नंबर पड़ा है, सेक्शंस पढ़े हैं, तभी एफआईआर हुई है। आपकी एप्लीकेशन की एक कॉपी को रिसीव करके मोहर लगा के दे दिया अगर, दैट इज नॉट एन एफआईआर। गलतफहमी मत रहिए वो, और 99% इसी को लोग समझते हैं कि ये एफआईआर है। तो एक बार इसको थोड़ा रिपीट करें। मैं तो चाहूँगा कि थोड़ा जो लोग इससे अफ़ेक्ट हो जाएँगे फ्यूचर में क्राइम से या हो सकते हैं, यंगस्टर्स सभी लोग जाने से घबराते हैं थाने में, और ये एफआईआर लिखाना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि आपको रेमेडी मिले। तो ये दोनों में कैसे एक सुविधा हो कि लोग जाएँ, और पहले तो एक महत्वपूर्ण है, इसके बिना आपको रेमेडी नहीं मिलेगा। रेमेडी के प्रोसेस आपने बता दिए कि किस तरह से वो कर सकते हैं, और उनके क्या रिक्वायरमेंट है, तभी आप समझें कि एफआईआर एक्चुअली इट हैज़ हैपेंड, नॉट दैट कि स्टैम्प ले गया, एप्लीकेशन कब हो गया, वो नहीं हुआ। लेकिन जनरेशन कैसे मोटिवेट हो कि अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं उनको, तो रेमेडी के लिए पुलिस स्टेशन जाएँ? बिल्कुल जाना चाहिए। आपको कोई डिसुएड करे, चाहे थाने के बाहर या थाने के अंदर, कि एफआईआर कराएँगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वकील करना पड़ेगा, मीडिया में बात आ जाएगी, बड़ी बदनामी होगी और आपकी भी जो है बड़ी किरकिरी होगी कि आप इतने बड़े मूर्ख हैं कि आप, हम जो भी हैं, हम जानते हैं ये मेरा वैधानिक अधिकार है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं एफआईआर कराऊँ। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तभी शुरू होगा जब एफआईआर हो जाएगी। लाख थाना अध्यक्ष ये कहें कि हम मार पीट के उसकी हड्डी का सूरमा बना देंगे, या आपकी जो एप्लीकेशन उस पे हम थाने की मोहर 6 इंच बाई 4 इंच हम बना के उस पे साइन कर देंगे, ये एफआईआर नहीं है। नहीं है। एफआईआर का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के ऊपर एफआईआर नंबर होती है, उसमें जिन धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ है वो धाराएं होती है, और वो कंप्यूटर जनरेटेड एफआईआर होती है। वो अगर नहीं है तो एफआईआर नहीं होगी। नहीं है। उस एफआईआर को लेके फिर आप आगे अपनी पूछिए कि आज एफआईआर हो गई है, और शुरू में हर तीसरे दिन ये डेली बेसिस पे आप प्रगति पता लगाएं, विवेचक का नंबर ले लें, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे बातचीत करें, अगर तो प्रोग्रेस। उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था है, जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट सेवा का, जैसे आपने जमा कर दिया अपना एप्लीकेशन, आपको एवरी स्टेज पे दे कीप यू पोस्टेड कि आपका यहाँ पे है, आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे है, नाउ इस पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गई, नाउ डिस्पैच, तो मतलब एक्शन टेकन तक का है। तो क्या पुलिस में भी उस तरह की सेवा या टेक्नोलॉजी का फायदा लिया जा सकता है? इस पूरे पुलिस महकमे में इस तरह के एफआईआर किसी ने लॉन्च डाला और उसको अगर ट्रैक करना है तो बार बार पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, और टेक्नोलॉजी चूंकि है, ऐप अवेलेबल है, जैसे एक यक्ष ऐप यूपी ने इंट्रोड्यूस बनाया किया है। है अभी 3 दिन पहले, जी हाँ। जी जी। वो केवल वांछित सक्रिय अपराधियों के संबंधित है, उनके गैंग मेंबर्स की, उनका वॉइस का सैंपल, जैसे किसी ने आपको फोन से किसी ने धमकाया कि रुपए दो, आपने रिकॉर्ड कर लिया और उस सैंपल्स को अगर आपने ऐप से किया तो वो पता लग सकता है कि ये बन्ने ने किया है, भोंदू ने किया है, कल्लू ने किया है, ये मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जो आपने कहा कि एफआईआर से लेकर के इन्वेस्टिगेशन की किस स्टेज तक है, चार्जशीट की तरफ जा रही, फाइनल रिपोर्ट की तरफ जा रही है, चार्जशीट कोर्ट में गई, ऐसा कोई मैकेनिज्म पुलिस में नहीं कम से कम नहीं है। नहीं है। जी। So now another question which I would like to see that आपने शुरुआती तौर में ही कहा कि now we have a very large gap between the police and the population survey, और देश में भी मैं देखता हूँ ओवरऑल इन द कंट्री, पूरे देश में हमारे करीब करीब 22 लाख से 34 लाख पुलिसिंग है स्टेट के पास, पूरे कंट्री का अगर प्रोफाइलिंग करें, और हम इसी 22 लाख में इतने लोगों को संभाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं। हो सकता है कि साइबर के क्राइम के एक्सपर्ट्स के और उसका रिक्रूटमेंट बिल्कुल अलग हो, टेकी पर्सन हो, उनका एक अलग प्रोविजन होना चाहिए जो सर चीज़ों को डील कर सकते हैं, कुछ एविडेंस से डील कर सकते हैं, और एक जो जनरल पुलिसिंग होती है उसके लिए एक अलग टाइप की एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
तो अभी जो सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं, लाइक भारत में प्राइवेट पुलिसिंग की भी बहुत व्यवस्था हो गई, सिक्योरिटी की, नॉट द पुलिसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी प्राइवेट की बहुत सिक्योरिटी। अच्छी है। तो प्राइवेट सिक्योरिटी हमारे देश में अभी 90 लाख का जो संख्या है, हम्म, और ये 22 लाख की संख्या है। तो दोनों के सामंजस्य से बहुत बड़े बड़े क्राइम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी के रोल को इंटीग्रेशन अभी हमारे यहाँ लगता है पुलिस के साथ नहीं हो पाया, स्टेट के पुलिस के साथ। हाउ डू यू सी दैट इंटीग्रेशन बिटवीन द टू कैन एक्चुअली चेंज द होल सिनेरियो ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द पीपल? प्रोफेसर कुमार, आपका जो सवाल है इसकी इमेंस पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज है। वेस्टर्न वर्ल्ड में और यूएसए में प्राइवेट सिक्योरिटी का बहुत बड़ा योगदान है, और एक्सेप्ट द कोर, जो कोर फंक्शंस ऑफ द पुलिस है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड चार्ज शीटिंग, वो छोड़ दें और वीआईपी सिक्योरिटी छोड़ दें, बाकी 90% ऑफ द अदर सो कॉल्ड पुलिस फंक्शंस हैव बीन टेकन ओवर बाय द प्राइवेट सिक्योरिटी। जैसे कार्ड्स, एस्कोर्ट्स, मूवमेंट ऑफ ट्रेजर, मूवमेंट ऑफ करेंसी, वो सब प्राइवेट सिक्योरिटी करती है। इसी तरीके से आपका एस्कोर्ट ऑफ अंडर ट्रायल्स, एस्कोर्ट ऑफ ट्रेन्स, सब प्राइवेट सिक्योरिटी करती है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि टैक्स पेयर्स का पैसा पुलिस का इतना बड़ा पुलिस फोर्स को दिया जाए। नीड बेस्ड प्राइवेट सिक्योरिटी को ये एक फैशन है, फैशन ही नहीं, ये एक कंपल्शन है। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको टेकअप किया है तो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी एंड एन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। आई वुड से इट इज एन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि पुलिस में अगर कहीं इनएफिशिएंसी है तो यू कैन नॉट हायर एंड फायर सो इजीली। प्राइवेट सिक्योरिटी अगर है, यू कैन ऑलवेज अपग्रेड द स्किल, यू कैन ऑलवेज हायर एंड फायर, एंड एक्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन एंड वीआईपी सिक्योरिटी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। उन सब के अलावा आपको प्राइवेट सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अ वंडरफुल फोर्स मल्टीप्लायर, एक बफर है। और दूसरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी 90 लाख है, अगर 90 लाख को आप हर जिले से गुना कर ले, भाग कर ले, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, थोड़ा सा आप प्राइमरी उनको आप दे दीजिए, आप हाँ इंडक्शन ट्रेनिंग दे दें और आप कोई मॉड्यूल चला दें, दे कैन बी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप उनको दीजिए कि इन 20 पॉइंट्स के ऊपर आप ऑब्जर्व करें। जैसे मान लीजिए अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, या मान लीजिए कहाँ पे हफ्ता वसूली है, या मान लीजिए कहीं पर आपके हर चुंगी पर जहां वसूली होती किस टाइम पे होती है, आप कह दीजिए कि फोटो लेकर के आप भेजते रहिए हम। आप देखिएगा देयर विल बी अ रेवोल्यूशन इन 3 days 72 hours। ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं, और ये मैं कर चुका हूं, दिस आई हैव डन। ओके, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक होता है कि नाउ यू बीइंग द डीजीपी आल्सो देयर फॉर लॉन्ग, सर्विंग एट डिफरेंट लेवल्स, और हम एक प्राइवेट सिक्योरिटी के पोटेंशियल को अगर एक्सप्लोर करते हैं, तो एज ए डीजीपी और एज ए एसपी और एसएसपी, हाउ डू यू सी दैट प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि सभी प्राइवेट सिक्योरिटी भी कर लेंगे, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी से आपकी अपेक्षा क्या हो सकती है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी को कॉम्पिटेंट फोर्स कब मानेंगे जिसमें आप सोचते हैं कि इनका इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है? जैसे एक आपने कहा है उनको एक ट्रेनिंग कराएं, एक गैप आपने बताया कि ट्रेनिंग कराएं, तो हो सकता है कि इंक्रोचमेंट का एग्जांपल दिया कि हमें वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कर सकते हैं। What other gaps you think that private security agencies should come up to that level so that they can get integrated easily with the state police also, with as a kind of a go together? There are so many aspects in the private security can be inducted. Firstly, identify the ex-servicemen in the private security, ex-army and ex-police. Then you can have a separate module for them, mob control, crowd control. So that when you put them in various offices and complexes and there is a mob problem, I don't say that you give them firearms. No, by no means. विद कैपिटल में बिल्कुल मत दीजिए फायर आर्म्स। लेकिन अगर आप ट्रेंड है, आपको क्राउड की साइकोलॉजी, माइंड गेम्स आपकी समझ में आते हैं, तो 99% बिना किसी यूज ऑफ फोर्स के आप हैंडल कर लेंगे। औसत आदमी तो पैनिक कर जाएगा, भाग जाएगा छोड़ करके। लेकिन अगर प्राइवेट सिक्योरिटी को आप क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और ये जो भी कुंभ मेला वगैरह होते हैं, आपको मालूम है कितनी क्राउड मैन को लेकर के ट्रेजेडीज एक 12 महीने में हुई है, साउथ इंडिया से लेकर कुंभ मेले तक हर जगह। तो आप इन तमाम चीजों में प्राइवेट सिक्योरिटी को विथ ग्रेट सक्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बताना नहीं, जब बात आ ही रही तो मैं खुल के बताता हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस चैनल्स, जो काम शायद हमारा पुलिसकर्मी शायद ना कर पाए, वो प्राइवेट सिक्योरिटी कर लेगी। वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पिशियस स्लीपर सेल एक्टिविटी। ध्यान से सुनिए,
और मेरा सक्सेस रेट 100% रहा है, 99.9% नहीं रहा है, क्योंकि मेरे चैनल थे कि गली कूचे मोहल्ले तक में मेरी पहुंच थी। यानी जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अच्छा कवि। कवि। तो जी। ये मतलब जहां न पहुंचे एलआईयू। हम्म, हमारी ये जो चैनल था, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे संवेदनशील मोहल्ले, मान लीजिए 6 है हर जिले में, 6 या 10 या 12। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए कि जरा यहाँ देखो, यहाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है। आज 25 गाड़ियां यहाँ खड़ी थी, उन गाड़ियों के सबके नंबर लेकर जरा पता लगाते हैं। हम्म, आप जरा देखिए कि इन गाड़ियों में हथियार थे, फोटो खींच लीजिए। आपके सामने पत्ते खुले, हम्म, क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। हम्म। तो अगर एक कॉमन पर्सन लाइक प्राइवेट सिक्योरिटी इज वन, एक कॉमन पर्सन, मैं आप कोई भी जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी, वो कुछ इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं देखते हैं तो उसको क्लिक भी कर लेते हैं, तो किसको भेजें, कहाँ गुड भेजें, क्या? क्वेश्चन। हाँ। गुड क्वेश्चन। देखिए, आप जहां भी, या तो पुलिस कमिश्नर को भेजें, या फिर आप अपने एसपी को भेजें, हम्म, और एक रैंक ऊपर, अगर जिला है तो डीआईजी और आईजी को, पुलिस कमिश्नर अगर है तो उनके ऊपर जो होम सेक्रेटरी है उनको भेजें, उनसे नीचे एक लेवल को भेज दें, जिससे कि अगर कोई चीज ओवरवर्क में मिस हो जाए, मैं ये नहीं कर रहा, हम्म, डिस्ट्रस्ट की बात नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन ओवरवर्क से कोई चीज ओवरलुक ना होने पाए, केवल ये ओवरलुक ना होने पाए। आपने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया, हम्म, आपने फोटो भी ली, हम्म, और आपने उसको अपने आप को, आप जब भेज रहे हैं, एक्सपोज भी कर रहे हैं। हम्म, इट शुड रीच द राइट क्वार्टर्स, राइट क्वार्टर्स। एंड देयर शुड बी गारंटी कि आपकी चीज टोटली एनोनिमस रहेगी। तो इस तरह की चीज़ों को लोगों ने अपनाया, लाइक यूनाइटेड किंगडम में भी किया, सिंगापुर में भी किया, पुलिस ने नेवरहुड का किया, जापान में भी किया, तो नॉर्वे में भी किया। तो हमारे देश में क्या वी आर shy to get this kind of a new concept of policing as a private security safety and also that state police or engaging people with the community and neighborhood, या फिर अभी हम थोड़ा सा भी? अरे नहीं नहीं, हम इन लोगों से पहले से काम कर रहे हैं। जी। हमारे यहाँ जो चीजें स्ट्रक्चर्ड थी हम्म, 1861 से, ग्राम सुरक्षा समितियां, हम्म, ग्राम सुरक्षा समिति, हर गांव में विलेज चौकीदार, एवरी लाइसेंसदार, एवरी पुलिस एंड आर्मी पेंशन वाज अ पार्ट ऑफ ग्राम सुरक्षा समिति। हम्म, और मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी, जो ग्राम की बात है, ये मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी, वही चीज। यहाँ पे विलेज चौकीदार नहीं होता था, लेकिन कोई भी आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार या पुलिस का, या जो लाइसेंसदारान थे, इनकी एक सोसाइटी होती थी, जो हर आपको आपत्तिजनक बात या सस्पिशस, और उस चीज के बाद आई, उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग इंटरफेस, शांति समितियों का गठन, हम्म, जिसको कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सब चीजें थी। लेकिन वही चीज, हथियार तो बड़ा अच्छा है कि 56, लेकिन एक आदमी है अनाड़ी, उसको गुलेल में और AK-47 में फर्क ही नहीं मालूम, तो लानत है उसके ऊपर भी, लानत AK-47, वो भी रोएगी अपनी किस्मत की कि परले वो कि क्या कहा, किसके हाथ पड़ गई वो AK-47। जी। तो आपने ऐसे बोला कि ये थी, ये थी, हम्म। ये थी, है क्या? है तो ये है कि शायद हमारी प्रायोरिटी समझते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और एक छोटी सी बात है कि अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना आया है, अगर हाँ कहिए मिस्टर राम सिंह, कैसे आना होगा, और उसके बाद मैं फोन चेक करने लगूं, हाँ, और पता है जल्दी कीजिए, मेरा टाइम बड़ा कीमती है। आप भी कहेंगे ठीक है, थैंक यू, आपका टाइम कीमती, मैं भी वैसा वेला थोड़ी हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपके सीक्रेट सर्विस के 500 रुपए के लिए तो मैं नहीं आया हूँ, 1000 रुपए तो मेरे खर्च हो गए आपके दफ्तर में आने को, और मैं बड़ा रिस्क लेकर के आपके यहाँ, मैं उम्मीद कम से कम ये करता हूँ कि 10 मिनट जो 1 to 1 तो दे दीजिए। आपका पीए भी यहीं बैठा है, पेशकार भी यहीं है, कुत्ता भी खिला रहे हैं आप बगल में, तो जरा कम से कम 1 to 1 इंटरेक्शन होना चाहिए, और जो लोग आए उनको गंभीरता पूर्वक ले। लेकिन वही सक्सेस स्टोरी हर जगह, जो प्राइम मूवर्स होते हैं, जो एक तरीके से जो क्रांति लाते हैं, उनकी संख्या 5% होती है, वो 5% ही चलाते हैं विभाग को, बाकी 95% तो फिर दूसरी दुनिया में है। आज कहाँ गजल नाइट हो रही है, आज कहाँ फैशन शो हो रहा है, आज कहाँ जवाबी कव्वाली हो रही है, इवेंट्स पे हो रहे हैं, तो वहां जाके रील बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे कि हम जाके मुखबिरों से बात करेंगे, ये जो सूचना लेके आए हैं, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, मैंने बहुत काम कर लिया है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में जी। लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस बस हम लोग लेंगे। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, जो हम प्राइवेट सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, और मान लिया मैं इस प्रेमाइसेस को हैंडल कर रहा हूँ एज ए प्राइवेट सिक्योरिटी, इसमें कुछ क्राइम एक्ट होता है या इसको कोई डैमेज करता है, तो मेरी जिम्मेदारी एज ए पुलिस कॉप, मतलब एज ए सिक्योरिटी ऑफ दैट बिल्डिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी, मेरी जिम्मेदारी होगी एफआईआर कराना, या जिम्मेदारी होगी द ऑक्यूपेंट जो मालिक है उसका, उसकी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि एक डिलेमा हो सकता है कि एफआईआर कौन कराए इस तरह के सिचुएशन में।
जहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी में कुछ मैं मिस्टेक्स समझ गया, आते ये हैं। रोज़ जी, का सवाल हम लोग देखते हैं जी, जी। और यही डिलेमा होता है कि आप पहले आ। वैसे तो कोई नहीं, अगर दावत लगी हो तो कोई नहीं पूछता पहले आ। हुँ, लेकिन जब एफआईआर आएगी हुँ, तो पहले सिक्योरिटी के साथ हम तो एम्प्लॉई, पहले आप मालिकाना हयात कीजिए। हुँ, एफआईआर की जो डेफिनेशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हुँ, इस पे कहीं नहीं लिखा कौन कर सकता है। हुँ, हुँ, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो गवाही दे सकता है, क्योंकि मान के चलिए उसकी पहला पर्चा जब फटेगा, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी, हुँ, पहला बयान उसी का होगा जो कंप्लेनेंट होगा हुँ, हुँ, और उसके बाद से भी कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होंगी। जी। तो ये आप देख लीजिए कि आपने जिसको कहा है, हुँ, क्या वो बात से मुकर तो नहीं जाएगा? किसी का कि बन्ने, भोंदू, कल्लू यहाँ आए थे, इन्होंने पथराव किया, फिर कहा कि आज आग लगा दो, बहुत पिक-पिक करते हैं, तनख्वाहें नहीं दी हैं एरिया। तो क्या वो विल स्टैंड? हुँ, या वही आपने एफआईआर तो करा दी, बाद में जिसने भी उसको 10,000 दे दिया तो वो कहता हमने तो हुजूर कुछ देखा नहीं, जबरदस्ती कहा था, हमने तो साइन कर दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हुँ, तो दूरगामी परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए एफआईआर, एफआईआर मेरा परामर्श होगा, इस जिम्मेदार आदमी करे जिसका कि रिटर्न, क्योंकि आजकल तो वनडे क्रिकेट है, 2020 है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज एम्प्लॉई हैं, जहाँ 2,000 ज़्यादा मिला, थैंक तो यू, चले गए, चले जाए। तो फिर तो मुँह और पे फिर कर कैसी सकते एफआईआर, कौन हैं। सी एफआईआर, आप जाने, आपका काम जाने। तो बिल्कुल। आपका पूरा सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। जी। एफआईआर बड़ी जिम्मेदारी से, जैसे सीबीआई कराती है, हुँ, ठोक बजा के, तथ्यों को मिल के, तथ्यों का समावेश करके, हुँ, फिर एफआईआर से संग बुनियाद आपकी ऐसी बने कि उसके ऊपर ताजमहल बना सके। लेकिन संग बुनियाद अगर सुलभ शौचालय की, तो उसके ऊपर ताजमहल नहीं बन सकता है। गवाहों का चयन अच्छा होना चाहिए, मुद्दई यानी कंप्लेंट का चयन अच्छा होना चाहिए। सो एक जनरल परसेप्शन ये आया कि लाइक अगर हम प्राइवेट पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो प्राइवेट पुलिसिंग में प्राइवेट सिक्योरिटी हम्म, और उनका कॉन्फिडेंस जो इनसे इंटरलिंकिंग विद द सिस्टम हमारा पुलिस का है, स्टेट का, उसमें बहुत सारे सीबीआई भी हैं, एनआईए भी है, एनएसजी भी है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो एक इनकी एक लिमिटेड भूमिका हो सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जो आपने कहा कि इनको ट्रेनिंग और वो शुरू की चीज़ों में दिया जाए, किस तरह से हम एविडेंस कैसे गैदर करते हैं, किस तरह से इन्फॉर्म करते हैं। तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की भूमिका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि किस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम एक स्टेट पुलिस उनका उपयोग कर सकता है एज ए रिसोर्स। क्योंकि मैं बोला 90 लाख और कहाँ 22 लाख, और आगे के आने वाले में अगर आगे का 10 साल 15 साल आप देखते हैं जो एक्सप्लोजन हुआ है टेक्नोलॉजी का, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, एआई और बिग डेटा और इसमें भी हमारे जो पुलिस अपडेट हो रही है रेगुलरली और उनकी कैपेसिटी अपडेट हो रही है स्टेट लेवल पे, ग्राउंड से टॉप पे, और प्राइवेट सिक्योरिटी में भी कहीं कोई ऐसा फॉर्मेट है क्या जहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन और जहाँ पे वार्तालाप हो? स्ट्रक्चर नहीं है, इंडिविजुअल ऑफिसर्स की प्रायोरिटीज के ऊपर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अमूल्य निधि है। 90 लाख एक वो जनसंख्या है जो कि कतर की जनसंख्या से भी ज्यादा है। ये कतर की जनसंख्या से बड़ी जनसंख्या है ये। और इसका अगर आप सदुपयोग कर लें, जरा से मॉड्यूल बना लें, मेरा परामर्श होगा इस चीज को मूव करें और आगे कैसे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कि जी टच एंड गो वाली बात करूंगा। जी। आप स्ट्रक्चर करें, एक पैम्फलेट तैयार करें, ज्यादा लंबा पैम्फलेट नहीं, 5 पन्ने का पैम्फलेट, कि ये हम आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर के और आपके नॉन कोर फंक्शंस को कैसे हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पैम्फलेट में इसकी आउटलाइन है। और इस पैम्फलेट में आउटलाइन ये है कि कॉस्ट बेनिफिट टू द गवर्नमेंट, ग्रेटर लेवल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को हम कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं, और 90 लाख आदमी जिस दिन आपके आईज एंड ईयर्स हो जाएंगे, आप मान के चलिए, सिंगापुर आप भी गए हैं, सिंगापुर में भी गया हूँ, जी। आपको कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़ता है। कोई नहीं, स्ट्रीट कुछ कभी नहीं। वहां पर यही उनको कहते हैं कैट्स और सीसीटीवी। आप बाथरूम में च्युइंगम थूक करके देखिए, आप बाहर निकलेंगे वहीं पर जुर्माना $500 हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो आपको 90 लाख की फोर्स ये है, एक बहुत बड़ा रेडीमेड फोर्स है। अब आप कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये आपकी प्रतिभा की। आखिर आप सोर्सेस तय करते हैं, आप कैट से एम्प्लॉय करते हैं, आप सोर्सेस को लगाते हैं, दे आर रेडीमेड सोर्सेस, इनको डफटेल कर लीजिए अपने आप। डफटेल द प्राइवेट सिक्योरिटी इन योर मैनेजमेंट। आप कहते हैं वीआईपी सिक्योरिटी है, नहीं, लेकिन हम कहते लगा सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में, उनको स्क्रूटनाइज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट, कार पार्किंग और आउटर पेरीमीटर में तो आप लगा ही सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे भी उन्होंने लगाया, आउटर पेरीमीटर पे लगाया, इनसाइड सीआईएसएफ है। तो
क्योंकि they are also part of our own country. वो यस, So दे आर पार्ट ट्रेन्ड एंड कमिटेड। committed. और वही एफआईआर के बारे में मैंने कहा था, आप देखिए उनसे कहीं हम एक बहुत बड़ा एक गुडविल जनरेट होगा कि एफआईआर कहीं प्रॉब्लम आती है, अगर हमारा आदमी मौजूद है, ही विल बी रेडीमेड कंप्लेनेंट। और जो एफआईआर कह रहा है, अगर आपको शक है कि हम चला जाएगा या पक्षद्रोही हो जाएगा, तो हम शपथ पत्र वीडियो उसकी बना करके आपको दे देंगे, जिससे कि 5 साल बाद भी केस आता है तो कम से कम हॉस्टाइल नहीं होगा। तो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, बहुत सारी बातें हुई इसमें। बिफोर आपका एक लास्ट वर्ड इस पर लेना चाहूँगा बिफोर वी सी दैट व्हाट वी हैव ऑल डिस्कस्ड। इम्पॉर्टेंट है कि आगे के सिनेरियो में 5 सालों में एक फंडामेंटल चेंज भी हो सकता है सिक्योरिटी सिनेरियो सिस्टम में। जो मैंने बोला, आपने भी बोला कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। वी नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अ गुड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बिटवीन द प्राइवेट पुलिसिंग एंड द सोशल, और उसके लिए भी प्राइवेट सिक्योरिटी को भी आगे आना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा। और स्टेट भी कैसे उसको इंसेंटिवाइज कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट पुलिस largely security industry, they work on the profit model or whichever model, they earn money and that's the livelihood for that. So इस तरह की चीज़ों को क्या इंसेंटिवाइजेशन गवर्नमेंट सोच सकती है क्या, कि अगर हम इनको पुलिसिंग रोल में या डिजास्टर मैनेजमेंट के रोल में एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर में यूज कर सकते हैं, पुलिस को यूज कर सकते हो, तो हाउ व्हाट यू सी एज ए लार्जर पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट रोल इन इंसेंटिवाइजिंग और मे बी इंटीग्रेटिंग देम विद द मेन स्ट्रीम पुलिस? आज से 30 साल पहले होमगार्ड डिपार्टमेंट को भी हम ऐसे ही देखते थे जैसे आज हम प्राइवेट सिक्योरिटी को देख रहे हैं। और आज होमगार्ड डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक वेपन्स लेके चलती है और वो सारी इन्वेस्टिगेशन छोड़ दे, बाकी सारे फंक्शंस वो करती है जो पुलिस करती है। और परेड वगैरह में तो होमगार्ड पहली फर्स्ट पोजीशन ला रही यूपी में। तो आप समझ सकते हैं कि जो चेंज एंड जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है होमगार्ड की, वही मैं देख रहा हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी का। और जिसको आप प्रॉफिट कहते हैं, इट इज नॉट अ डर्टी वर्ड। प्रॉफिट इज नॉट मर्सिनरी। Profit is something that is legitimate, and when you are cost to the the service, compensation and legitimate compensation, and therefore to waste away 90 lakh manpower also would be a tremendous and a colossal waste of country's resources. They can put to appropriate use of times की बात आपने की। We are living in the most turbulent times and things are moving so fast that we have to run just to stay still. पहले ये था कि एक कोर्स कर लो 25 साल नौकरी कट जाएगी, अब नहीं, अब रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज कुआं खोदना पड़ेगा पानी पीने के लिए, रोज अपने को अपग्रेड करने लगा, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी के R&D है, हमारे R&D नहीं है। उनके R&D चलते हैं 24/7, हमारे R&D वीकेंड में भी छुट्टी पे रहते हैं और 9 से 6 तक काम करते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप एक जनरेशन आगे रहना चाहते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी मेथोडोलॉजी में लाना पड़ेगा, और विच प्राइवेट सिक्योरिटी के 90 लाख को ओवरलुक करना मैं समझता हूं कि भी सुसाइडल। ग्रेट। So now we are changing, we are going for 2025 to maybe day after we will be in 2026. So कुछ आपके messages 2026 के लिए हो? Be the best, be committed to the nation, India first, be a lifelong learner, and to everyone, whether in security or in the police or any other vocation, Ajivanam Jnanavardhanam. Be a lifelong learner and put that learning into practice. सिद्धिर भवति कर्मजा। मैं अगर अपना मोबाइल फोन, मेरे पास आईफोन है या AK-47 है, मुझे ऑपरेट करना नहीं आता, इट इज यूजलेस। देयरफॉर आजीवनम ज्ञानवर्धनम सिद्धिर भवति कर्मजा। जय हिंद। Thank you. It's very interesting just to give you a quick kind of a takeaways what we have discussed. One very important thing, they say that the changing profile of security and safety, but in this changing system which we are changing from British police to this police, we are as a great transition, or we are moving forward, and then integrity and the quality of the police personnel has to be taken care of as a kind of as a role model, that you can live in the system without even going for the current practices. So that we have learned as a kind of a takeaways for 2026, that ethics of the work values and committed to the people, that is the second takeaways from ISSM. Third is the integration and breaking the stereotypes. It's not that things are the same as it used to be. So now the third thing is saying that community must be engaged, private police must be engaged in a better reform mode in terms of that better skilling and bring them to the mainstreaming of the policing also. This is the home guard example.
Fourth is very important that don't fear, do and go for FIR if you get affected. And FIR, two types of FIR, which is very rightly explained, EFIR and the general FIR. So FIR, don't fear, go for the FIR. Fourth. And fifth is don't forget 1930 and 1945. In case of any trouble, do call and make yourself that relevant that yes, your things are being heard. Save yourself with sextortion, save yourself with honey trap, save yourself with the kind of a cyber crime, and save yourself and be a kind of a part of the police. Thank you very much, sir. Thank you, And Mr. Kumar. 2026 is going to be a kind of a safer and a kind of a very, very meaningful for all of you. And sir, thank you very much for this. Thank you very